नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केपी मिशन सिलेक्शन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां तैयारी होती है सटीक, सरल और पूरी तरह परीक्षा केंद्रित। अगर आपका भी लक्ष्य यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस है कि एनी एग्जाम और लेखपाल की तैयारी है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक को बेसिक से क्लियर किया जाता है। साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक भी दी जाती हैं, ताकि आप लोगों को सिर्फ याद ही न रहे बल्कि अच्छी समझ भी बन सके। हमारा उद्देश्य आप लोगों को फ्री में क्वालिटी कंटेंट देना है। आगे चलकर जो भी सीरियस प्रिपरेशन करना चाहेंगे, उनके लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड बैच भी लॉन्च करेंगे। तो चलिए आज का जो है टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इस तरीके से बनते हैं कि स्टूडेंट गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को कैसे कवर करवाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे कवर करवाऊंगा कि कोई भी चीज़ इस टॉपिक से छूटेगी नहीं। साथ में मैं आप लोगों को करंट अफेयर भी करवाऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होने वाले हैं वो करंट अफेयर भी करवाऊंगा। आप लोगों को एमसीक्यू जो है एमसीक्यू फॉर्मेट जो रहेगा वो रहेगा जो है 4 ऑप्शन वाला सही मिलान का, जिससे आप लोगों को समझ बनेगी और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं यहाँ आपको छोटे लेवल से ले जाकर जो है बड़े लेवल तक की तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए तो बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो है इसमें क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। फिर दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज, क्या है, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। तो दोनों को याद रखना है। पहला है उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय। जब निदेशालय की बात करें, खनिज निदेशालय, उस समय जो निदेशालय बना था तो जो है हमारी जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1955 में बना था। लेकिन जब राज्य में स्पेशल में जो राज्य खनिज विकास निगम, फिर खनिज के विकास के लिए जो बनाया गया। ठीक है, तो विकास के लिए फिर 1975 के पहले 1974 में बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि 20 साल के अंतराल में जो है ये चीज बनी। कौन सा? राज्य खनिज विकास निगम और ये भूतत्व खनिज निदेशालय। तो दोनों को अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ उत्तर प्रदेश की खनिज नीतियाँ देखेंगे, इसमें कौन कौन सी नीति बनी है, क्योंकि नीतियों से क्वेश्चन अब इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नीतियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, इसलिए मैंने करंट के अनुसार भी डाला है कितनी नीतियाँ हैं, और कभी कभी मैचिंग में भी आ सकता है। तो प्रथम खनिज नीति देखिए क्या है कि जो है प्रथम खनिज नीति 1998 ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई थी या कब बनी थी? तो 1998 आप लोग याद रखिए, 1998। ठीक है, इस नीति के तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका दर्जा दिया गया है? उद्योग को दर्जा दिया गया है। और राज्य के 12 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया। आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्या है कि जो है इस जो 1998 की पहली नीति आई थी उसमें क्या किया गया, जो खनिज है, जहाँ से खनिज निकालते हैं, तो ये खनिज वाला जो वर्क है इसको हम लोग उद्योग कहेंगे। ये भी एक इंडस्ट्री के तौर पर माना जाएगा। ये क्या है? ये उद्योग है। उद्योग का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन में आ सकता है कि किस खनिज नीति में जो है ये जो है खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो किसमें है, प्रथम खनिज नीति 1998। और इसमें कितने राज्यों को जो है खनिज बहुल घोषित किया गया? 12 राज्यों को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, खनिज नीति 2017। अब ऐसा पूछ सकता है कि दूसरी खनिज नीति कब बनी? दूसरी खनिज नीति तो कब बनी? 2017 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना, पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी लाना, जिसके तहत खनन पट्टों के लिए ई टेंडरिंग और नीलामी, जो ई नीलामी अनिवार्य की गई। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इससे समझिएगा कि जो है पहले जो है आप लोग टेंडर भरवाते थे, इसके बाद टेंडर मिलता था, बहुत उसमें वो होता था। इसमें आप घर बैठे भी जो है, आप ई टेंडरिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो है टेंडर ले सकते हैं। आप अपना पूरा यहाँ से घर से बैठे बैठे पूरा भर सकते हैं। जो फॉर्म फिलअप है और भरने के बाद आप लोग जो है इसका जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे खनिज नीति 2020। तीसरी खनिज नीति कब बनी? 2020 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें ईमेस पोर्टल, जो क्या है ईमेस पोर्टल और रॉयल्टी प्रबंधन पर जोर दिया गया, ताकि अवैध खनन को पूरी तरह रोका जा सके। ठीक है, क्या चीजें हैं कि इसमें यह चीज कहा गया कि ईमेस, जो EMSH, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कि पूछ देगा कि ईमेज पोर्टल का जो है किस खनिज नीति के तहत लॉन्च किया गया, तो ये जो है ये पूछ देगा ईमेज पोर्टल किसके लिए है, ये खनिज संसाधन के लिए है, ठीक है, खनिज से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, इसमें रॉयल्टी प्रबंधन पर जोर दिया गया ताकि अवैध खनन को पूरी तरह रोका जा सके। रॉयल्टी प्रबंधन जो है इस पर जोर दिया गया, और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, ईमेज। इसमें अवैध खनन पर जो है रोक लगाने के लिए चीज की गई 2020 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे नवीनतम संशोधन क्या है 2023-24, ठीक है। इसमें क्या वर्तमान में सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, यूपी में जो भी ये भारत में जो चीज चल रहा है, तो उसमें यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको बिजनेस करवाने के लिए आसान तरीका बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दे रही है, जिसमें पट्टों की अवधि बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पर्यावरणीय क्लियरेंस की प्रक्रिया को सरल बनाना है। जो पर्यावरण की क्लियरेंस का मतलब होता है कि पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो, और पर्यावरण क्लियरेंस प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिसमें पट्टों की अवधि बढ़ाई जाएगी। पहले अगर 3 साल के लिए पट्टा मिल रहा था तो उसको बढ़ाकर 5 साल। इस तरीके से क्या होगा कि एक जो क्लियरेंस मिलेगा, ये नहीं है कि स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो कैसे हम लोगों को याद रखना, देखिए पांचों को एक बार जो है कवर कर लेते हैं कि कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज दिमाग में रखना है। प्रथम खनिज नीति कब आई, 1998 पूछ देगा, ठीक है। दूसरी खनिज नीति 2017, तीसरी 2020, और इसके बाद जो है चौथी जो है क्या है, नवीनतम संशोधन 2023-24 में हुआ। 3-3 साल का अंतराल है, 17 के बाद 20 और 20 के बाद जो है 23। तो ये तो तीनों आपको याद हो गया। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड याद रखना आप लोगों को। प्रथम खनिज नीति जो कब नहीं थी 1998 में, और इसमें क्या दिया गया था, उद्योग का दर्जा दिया गया था पहली खनिज नीति में। दूसरे में क्या कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी लाना है, उसके लिए क्या किया, ई टेंडरिंग व्यवस्था, ई टेंडर देने लगा। फिर आप यहाँ से फार्म भर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको टेंडर मिल सकता है, ठीक है। और ई नीलामी भी जो है करने लगे, ठीक है, दूसरी खनिज नीति में। तीसरे में एक पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि आपकी रॉयल्टी प्रबंधन जो है, रॉयल्टी लगती है अब, उसके लिए पैसा देना पड़ता है ताकि अवैध खनन ना हो सके। तीसरे में ये हो गया, रॉयल्टी पर वर्क हो गया। चौथे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर वर्क कर रही है सरकार इस समय, जिसमें पट्टों की अवधि बढ़ाना है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से दिमाग में ये बैठ गया होगा, ठीक है। और ऐसी क्लास आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। हजारों जो है क्लासें चलती हैं, तो 10-10, 20-20 क्वेश्चन लेके चले आते हैं, बस आप उसको देखेंगे, होगा हाँ सर आज हमने कर लिया, फिर कल इतने बजे आएगा, नहीं, टाइम नहीं बर्बाद करना, जॉब पाना है ना। तो जॉब के लिए एक अच्छी रणनीति के साथ अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कहाँ से क्या फंस सकता है। इसीलिए करंट से लगाकर हर चीज़ में इसमें डाला हूँ कि है खनिज का ही, लेकिन खनिज में भी किस हिसाब से पढ़ना है ताकि कल इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश का देखेंगे सोनभद्र क्षेत्र, ठीक है। सोनभद्र में क्या है कि सोनभद्र में सारी चीजें जो है ज्यादातर जो खनिज आपको मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जिला है। इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्या, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। पूछेगा कि भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि यूपी का एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भारत की ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र को कहा जाता है, ठीक है। देखिए देखते हैं कोयला का, ठीक है। तो कोयला कहाँ है, कोयला सिंगरौली क्षेत्र है, क्या है, कोयला जो है हमारा सिंगरौली क्षेत्र है सोनभद्र का। इसके बाद ये जो है यहाँ से प्राप्त कोयला, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से प्राप्त कोयला ओबरा अनपरा ताप विद्युत गृहों में जाता है। कहाँ जाता है, जो यहाँ से कोयला निकलता है, ठीक है, तो ये कोयला ओबरा और अनपरा ताप विद्युत केंद्र, ये दोनों ताप विद्युत केंद्र हैं, ठीक है। और कहाँ पर है, सोनभद्र में, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन में कि ओनपरा या अनपरा पूछ देता है, और ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये दोनों क्वेश्चन ही है आपके, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी हैं। ये पूछ देता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है और अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो दोनों ताप विद्युत केंद्र हमारे जो है सोनभद्र में है। और इनको कोयला कहाँ से मिलता है भाई, ताप विद्युत केंद्र में जो है कोयला का यूज होता है ना। तो इन दोनों में जो है ताप विद्युत केंद्र में कोयला जो मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये कोयला हमारा जो है, कोयला जो सिंगरौली क्षेत्र, जो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है, वहाँ से कोयला जो है इनको जाता है, ठीक है। यूपी में कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में स्थान 8वां है। जो ये सिंगरौली वाला क्षेत्र है, इसकी वजह से यूपी में कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में स्थान 8वां है। अगर आ जाएगा यूपी का कोयले के भंडार की दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, यूपी का स्थान 8वां है देश में। याद रखिएगा, ये बना है क्वेश्चन एक बार, ठीक है। ओबरा अनपरा का भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं चूना पत्थर का, ठीक है। चूना पत्थर देखते हैं, जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं,
और कभी कभी क्वेश्चन में लाइमस्टोन अलग से आ जाता है। ओनली लाइमस्टोन इंग्लिश से देखा जिसमें लिखा होगा लाइम स्टोन ऐसे लिख कर देता है। तो याद रखिएगा लाइमस्टोन का मतलब ही चूना पत्थर होता है। तो ये चूना पत्थर जो है इसके बारे में क्या दिया है कि गुरमा कनाच और कजराहट ये कहाँ से प्राप्त होता है, गुरमा कनाच और कजराहट क्षेत्र से। ये क्वेश्चन में आता भी है, बार बार आता है कि मिर्जापुर के किस क्षेत्र से मिलता है। तो ये मिर्जापुर के गुरमा कनाच और कजराहट क्षेत्र से मिलता है। यहाँ से मिर्जापुर के सीमेंट कारखानों को कच्चा माल मिलता है। इसमें क्या दिया देखिए, जो मिर्जापुर है तो मिर्जापुर के सीमेंट जो कारखाने हैं उनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, उनको कच्चा माल गुरमा कनाच और कजराहट क्षेत्र से चूना पत्थर मिलता है ना, वहाँ से उनको कच्चा माल मिलता है। समझ रहे हैं कि मिर्जापुर में जो सीमेंट कारखाने हैं तो इनको कच्चा माल, सीमेंट कारखानों को कच्चा माल जाएगा ना, तब वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो जो कच्चा माल जो जाता है वो गुरमा कनाच के जो क्षेत्र है उनके जो है खनिज क्षेत्र से जो है चूना पत्थर यहाँ से निकल कर यहाँ पर जो है भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे डोलोमाइट का। देखिए डोलोमाइट के बारे में क्या है, तो डोलोमाइट का जो है, जो ये डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, बारी सोनभद्र में। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भर दे देगा बारी, तो बारी याद रखिएगा, बारी कहाँ का क्षेत्र है, सोनभद्र का है। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में ही है, लेकिन बारी में है, बारी क्षेत्र में। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। किस में होता है, इस्पात उद्योग में होता है। याद रखिएगा इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इस्पात उद्योग में होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोना का। सोना जो है सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्र से हाल ही में चर्चा में रहा, ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए जो हाल ही में चर्चा में रहता है उससे क्वेश्चन बहुत बनता है और उस पर आप लोग जोर भी दिया करिए, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका होता है पढ़ने का, इस तरीके से कि हमको कहाँ पर जो है चीज़ें ज़्यादा रिमेंबर रखनी है, ताकि जो अगर वहाँ से क्वेश्चन बने तो हम उसको जो है कनेक्ट कर ले जाएं और सही कर सकें। तो सोना जो है कौन सा, सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्र, ये अलग अलग पूछ देता है कि सोना किस क्षेत्र से मिलता है, हरदी क्षेत्र से मिलता है या सोन पहाड़ी, दोनों क्षेत्रों से मिलता है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये भी डाल सकता है, सोना से सोन पहाड़ी हो जाएगी और हरदी हो जाएगी। हरदी भी लाल होती है तो लाल से याद कर लीजिए, सोना लाल होता है, बस। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे ललितपुर में। ललितपुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारा ललितपुर है। ललितपुर में देखेंगे, ललितपुर में जो है हमको याद क्या रखना, दुर्बल खनिजों का गढ़ा। ये दुर्बल खनिजों का मतलब ये होता है कि ऐसे खनिज जिनकी उपलब्धता हर जगह नहीं है, ऐसे हैं जो कुछ जगह ही ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दुर्लभ खनिज है। ठीक है, दुर्लभ खनिज। तो दुर्लभ खनिज को देखते हैं। ललितपुर उन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें क्या लिखा देखिए, ललितपुर उन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, उन खनिजों के प्रसिद्ध है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं मिलते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं मिलते हैं। उन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं मिलते हैं, खाली ये ललितपुर में ही मिलते हैं। ये ऐसे ऐसे खनिज हैं, खाली यूपी में ललितपुर में ही ये खनिज मिलेंगे और किसी जिले में ये खनिज नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं उसमें कौन कौन सा खनिज है। पहला है यूरेनियम। अब यूरेनियम को देखते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन बार बार बना है कि यूपी का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर है। ये पूछ देगा यूपी के कौन से जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो वो भी ललितपुर है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनाता है। तो मेरी जो बातें हैं बहुत ध्यान से आप लोग सुना करिए, देखा भी करिए और दिमाग से सुना भी करिए कि क्या बोल रहे हैं। ट्रिक देख लेते हैं। ललित के पास यूरेनियम है, एक ऐसा तरीका होता है, ट्रिक से क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें कनेक्ट करने के बाद अगर एक बार कनेक्ट हो गई ना, वो जीवन पर्यंत नहीं भूलती हैं। ट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है, ट्रिक को कभी आप लोग गलत मत समझा करिए कि हमने हर चीज़ को अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं। ललित के पास यूरेनियम है, क्या ललित के पास यूरेनियम बहुत है, ये लिखेंगे, ये ललित के पास बहुत यूरेनियम है। तो आप लोग कुछ चीज़ समझ लेंगे, ललित का मतलब ललितपुर हो गया, ललित से तो यूरेनियम बहुत सारा है, तो ललित के पास यूरेनियम है, तो आप लोग दिमाग में रख पाएंगे। तांबा जो है, तांबा भी हमारा जिसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, तो कभी कभी कॉपर लिख के भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपर से भी याद रखिएगा, तांबा से याद रखिएगा। ये किस क्षेत्र में मिलता है, सोनराई क्षेत्र जो है, ये सोनराई क्षेत्र कहाँ का है, ये ललितपुर का ही है। लेकिन जो है आज के डेट में एग्जामिनर कैसे पूछते हैं कि वो पूछेंगे जो है कि तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सोनराई क्षेत्र। ललितपुर भी पूछ सकता है, पूछेगा तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है, ललितपुर भी होगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ललितपुर का ही जो है सोनराई क्षेत्र जहाँ पर जो है तांबा पाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राक फास्फेट। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? अब राक फास्फेट है, ये पहला राक फास्फेट है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उर्वरक बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, ये उर्वरक बनाने में उपयोग होता है, ललितपुर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि राक फास्फेट का उपयोग किस चीज में होता है? तो उर्वरक जो फर्टिलाइजर होते हैं ना उसके बनाने में होता है। प्लैटिनम और पैलेडियम इसके ही भंडार यहाँ पाए गए हैं। लौह अयस्क के भंडार भी सीमित मात्रा में जो है ललितपुर में मिले। तो ललितपुर में क्या क्या मिला है? देखिए ललितपुर में एक नज़र में देखिए आप लोग, ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ललितपुर में यूरेनियम मिला हमारा, तांबा मिला, राक फास्फेट मिला, पैटियम और पैलेडियम मिला, लौह अयस्क मिला, जिसमें से ये 3 बहुत पूछता है, जिसमें ये इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और तांबा को भी। ठीक है, तो यूरेनियम को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूरेनियम, तांबा और राक फास्फेट ये जो है आप लोग रिमेंबर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बांदा का क्षेत्र देखते हैं। अब कौन सा? बांदा का। तो बांदा में क्या चीज़ें हैं? तो बांदा को हमें दिमाग में कैसे बैठाना है? पहली चीज़ कि बांदा में निर्माणकार और कांच वाला खनिज ज़्यादा मिलता है। बांदा प्रयागराज में कि ऐसे जो खनिज मिलेंगे जो निर्माणकार में, जैसे मकान बनाने में, ऐसी चीज़ों में जो है जिनका ज़्यादा यूज होता है, तो ऐसे खनिज ज़्यादा मिलते हैं। तो निर्माणकार और कांच खनिज के जो है मिलते हैं इसमें। इसमें हम पहले देखेंगे हीरा, डायमंड। हीरा, उत्तर प्रदेश में हीरा केवल बांदा में पाया जाता है। अब ये बार बार पूछता है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े भी होंगे कि हीरा यूपी में कहाँ पाया जाता है? तो केवल और केवल बांदा में पाया जाता है हीरा। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक जरूर देख लिया करिए। ट्रिक क्या है कि ट्रिक बांदा के इंसान हीरा है। अब जो बांदा के हो एकदम खुश हो जाइए आप लोग कि बांदा के इंसान तो हीरा होते हैं, तो बांदा के इंसान हीरा है, ऐसे याद करेंगे निश्चित तौर पर आप लोगों को याद हो जाएगा बांदा के इंसान हीरा है। एक आध बार देखिए, ट्रिक का मतलब ये होता है जब कभी आप लोग इसको हमसे पढ़कर जाते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ दिमाग में हो तो कभी कभी उस ट्रिक को दिमाग में रिमेंबर किया करिए। सब लोगों से बोला कि बांदा के लोग हीरा हैं, एक बार दो बार ऐसे बोलेंगे, नॉर्मल बातचीत में बोलेंगे तो वो चीज़ हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। लीजिए वो चीज़ ऐसे तैयार हो जाएगी, कभी भूलेगी ही नहीं। ठीक है, ललितपुर में ललित के पास यूरेनियम बहुत है, ऐसे वो याद हो जाएगा। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा पूछता है ना, तो ज़्यादा पूछने वाली चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी होता है। अब देखते हैं सिलिका सैंड, जिसको हम लोग कांच बालू भी बोलते हैं। क्या है? सिलिका सैंड, कांच बालू। यह प्रयागराज के शंकरगढ़ में, कहाँ? प्रयागराज के शंकरगढ़ और चित्रकूट में मिलती है। यह देश में कांच बालू उत्पादन में नंबर 1 अग्रणी में। देख बता रहा हूँ क्या है कि जो यूपी जो है कांच बालू के उत्पादन में पहला स्थान है यूपी के देश में। मतलब इसका मतलब ये है कि यूपी में कांच बालू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है देश में। ठीक है, तो ये अग्रणी है। क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछेगा? देश में कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए। तो अग्रणी राज्य पूछेगा तो यूपी आपको फट से मार के आना है। ठीक है, अब सिलिका सैंड का जो है कांच बालू, सिलिका सैंड को ही कांच बालू बोलते हैं। तो ये प्रयागराज में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र और चित्रकूट, तो प्रयागराज तो बहुत बार पूछा गया, दिमाग में आप लोग इसको बैठा लीजिए। बॉक्साइट बांदा और वाराणसी में। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलेगा? बांदा में मिलेगा और वाराणसी में मिलेगा। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये क्या है? यह एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब बांदा वाराणसी दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो वाराणसी याद रखिएगा। ये कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी देता है, बांदा प्रयागराज दे देगा, बांदा चित्रकूट दे देगा। तो बास से बांदा तो है ही, ऊपर से वाराणसी भी याद रखिएगा। बाबा तो बॉक्साइट अगर आ जाता है तो बांदा और वाराणसी दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि बांदा प्रयागराज में और क्या क्या था। हीरा खाली बांदा में था, सिलिका सैंड हमारा प्रयागराज में था और चित्रकूट वाले क्षेत्र में था, जिसके उत्पादन में यूपी का पहला स्थान भी है। अब बॉक्साइट बांदा वाराणसी था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बुंदेलखंड के अन्य जिले हमीरपुर, झांसी, महोबा को देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। पायरोफिलाइट भी क्वेश्चन में आता है, टिपिकल क्वेश्चन है, पूछता है। टिपिकल का मतलब थोड़ा कठिन जो है अगर बनाता है अंदर से तब। तो पायरोफिलाइट हमीरपुर और झांसी पेंसिल और कीटनाशक बनाने में। ये जो है क्लास आप लोगों के लिए, जितने भी यूपी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूपी से रिलेटेड पूछा जाना है, समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो पायरोफिलाइट जो है, पायरोफिलाइट हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है? पेंसिल और कीटनाशक बनाने में होता है। पेंसिल जो बनती है पेंसिल के बनाने में,
और जो है कीटनाशक बनाने में इसका यूज होता है। और पायरोफिलाइट कहाँ कहाँ मिलती है? झांसी और हमीरपुर, दो में पायरोफिलाइट। अब सेल खड़ी देखते हैं, सेल खड़ी बहुत पूछा गया है। सेल खड़ी भी हमीरपुर और झांसी में है, दो चीज़ें हमारी हमीरपुर झांसी दोनों कॉम्बिनेशन में है। सेल खड़ी पायरोफिलाइट, सेल खड़ी पायरोफिलाइट, ये दोनों जो है हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। जबकि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम पत्थर होता है। यह एक मुलायम पत्थर होता है, मुलायम पत्थर होता है। जब ये मुलायम पत्थर होता है तो ये कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। दोनों जो है नदियाँ वहाँ पर हैं, बेतवा भी है, यमुना भी है, उसी के आसपास जो है ये जो है ग्रेफाइट जो है पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद डायस्पोर, डायस्पोर उत्तर प्रदेश, इसके उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? झांसी, महोबा, ललितपुर में पाया जाता है डायस्पोर। और इसके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और क्या बताया था? मैं याद करिए, तुरंत याद किए करिए। कांच बालू के उत्पादन में भी यूपी का स्थान अग्रणी है, अग्रणी मतलब प्रथम है। डायस्पोर के उत्पादन में भी यूपी का स्थान प्रथम है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, कांच के उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? बताइए वाला, किसी को याद हो? बताया था मैंने आप लोगों को, 8वां स्थान है, रिमेंबर इट। कांच बालू में हो गया, डायस्पोर में पहला है। ठीक है, ये कांच के उत्पादन में था। और ये कांच बालू अलग से, कांच अलग है, कांच बालू अलग है, याद रखिएगा। कांच बालू के उत्पादन में भी पहला है, याद रखिएगा। ये एक ऐसी चीज़ें हैं ना, एक जगह जब कलेक्शन होता है, एक जगह दिमाग में बैठता है तो वो चीज़ें कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पायरोफिलाइट और सेल खड़ी हो गया झांसी हमीरपुर, ग्रेफाइट ओनली हमीरपुर हो गया, और डायस्पोर जो है झांसी, महोबा, ललितपुर का क्षेत्र हो गया। इसको उत्पादन में यूपी का स्थान पहला है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, ऐसा है कि स्मार्ट जो है ट्रिक भी दे रहा हूँ जिसमें आप लोग जो है कैसे इसको याद कर पाएंगे। ठीक है। ऊपर मैंने आप लोगों को वैसे पढ़ा दिया, अब इसको देख लेते हैं कि आप लोग इनको याद कैसे रखेंगे हमेशा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ये। इसमें देखिए यूरेनियम को देखते हैं। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ललित नाम का लड़का यू से यूरेनियम मांग रहा है। ललित नाम का लड़का यू से यूरेनियम मांग रहा है। ये तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं कि ललित के पास यूरेनियम है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ललित के पास क्या है? यूरेनियम है। तो ये ललित से ललितपुर हो गया, और जो है यू से यूरेनियम हो गया। ठीक है। इसके बाद हीरा, बांदा क्षेत्र, बांदा के इंसान ही हीरा होता है। हाँ, बांदा के इंसान हीरा होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमको ऑलरेडी याद हो गई। अब तीसरा, कोयला। कोयला कहाँ पाया था? सोनभद्र में, सिंगरौली क्षेत्र, याद किया करिए। अब जब मैं ऊपर चीज़ें दोबारा रिपीट किया करूँ ना, अपना दिमाग दौड़ाया करिए सर ने कहाँ बताया था। इस सिंगरौली क्षेत्र में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ा था मैंने, अनपरा और ओबरा, ये दोनों ताप विद्युत केंद्र जहाँ पर ये कच्चा माल जाता था। याद आया आप लोगों को? ठीक है। चलिए, तो कोयला जो है कहाँ? सोनभद्र। कोयला जलाकर सोना जैसा ताप मिलता है। जब हम लोग कोयला जलाते हैं, देखिए, जब लकड़ी जलाएंगे अलग होता है, लेकिन जब कोयला की अंगीठी जलाएंगे ना, तो देखिए एकदम लाल लाल हो जाता है, एकदम लाल लाल। तो क्या कह रहा है? कोयला जलाकर सोना जैसा ताप मिलता है। इसका मतलब ये कोयला कहाँ पर मिलता है? सोना से क्या हो गया? सोनभद्र। कोयला से सोना से क्या हो गया? सोनभद्र। कोयला कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मिलता है। और सोनभद्र किस क्षेत्र में? सिंगरौली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सोनभद्र कम पूछता है, सिंगरौली बहुत पूछता है। एग्जामिनर भी ऐसा बनाते हैं ना, तभी तो बच्चे फेल होते हैं। वो बनाते बहुत हिसाब से पेपर है, ऐसा निश्चित बहुत हिसाब से करते हैं। ये कहाँ गलती करेंगे बच्चे, और इस चीज़ को मैं भी काफ़ी हद तक इतना अनुभव तो हो चुका है कहाँ जो है गलती हो सकती है। तो मेरे साथ जुड़कर जो है अगर पढ़ेंगे, देखिए लाइक और कमेंट जरूर किया करिए कि सर ये क्लास कैसी लगी है। अब पूरा वीडियो देखा करिए। बहुत लोगों के पास ऐसा आलस है ना कि अरे जो है, वो तो कुछ लोग यही देखते हैं कि चेहरा देखे तो ही पढ़ पाएंगे। कुछ लोग ये रहता है कि अरे तड़कता भड़कता रहे, तड़कते भड़कने से नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी मिलेगी कंटेंट से। जब एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, एक टॉपिक को ऐसे कवर करवा दूंगा कि दोबारा आपको किसी चीज़ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप जो है लोअर पीसेस का ही पेपर क्यों ना दे रहे हो, यूपी से आप लोगों को मेरी क्लासों से ज़्यादा आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा वादा है। कांच बालू देखते हैं। कांच बालू
कांच बालू प्रयागराज में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। संगम की बालू से कांच बनता है, सीधे याद रखना। संगम कहाँ पर है? संगम हमारा प्रयागराज में। संगम की बालू से कांच बनता है, संगम की बालू से कांच बनता है। तांबा देखते हैं, ललितपुर सोनराय क्षेत्र, ललितपुर का सोनराय क्षेत्र याद रखना है ना, पूछता है। तांबा ललितपुर का सोनराय क्षेत्र। ललित ने तांबे के लोटे में पानी पिया, इसको याद रखना है। ललित ने क्या किया? ललित ने तांबे के लोटे में पानी पिया, ललित ने तांबे के लोटे में पानी पिया, तो इसको याद रखेंगे। ललित ने तांबे के लोटे में पानी पिया और संगम की बालू में कांच बनता है। कैसे याद किया करिए, देखिए अब इसको याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ। ये चीज़ें क्या होती हैं कि 2-3 बार जो है इनको रिपीट कर लिया जाता है। ललित के पास यूरेनियम बहुत है, पहले उसको देख लेंगे जो मैंने पहले बताया था। ललित के पास यूरेनियम बहुत है, बांदा के लोग हीरा होते हैं, कोयला जलाकर सोना जैसा ताप मिलता है, संगम की बालू से कांच बनता है, संगम की बालू से कांच बनता है, ललित ने तांबे के लोटे में पानी पिया। ऐसे करके जब 4-5 बार इसको कभी देख लेंगे तो ये चीज़ें हमेशा के लिए रट जाएंगी। हमेशा जी के लिए रटने का मतलब होता है बार बार आप लोग इसको रटेंगे ना, हम हर चीज़ का अनुभव कर चुके हैं, बार बार रटेंगे फिर इसको भूल जाएगा आप लोगों को। लेकिन कुछ चीज़ों को रटने से ये होता है कि इल्यूमिनेट में भी ऑप्शन में सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वन लाइनर देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उनको हमने इसमें कवर किया। ठीक है, अब वन लाइनर में क्या है देखिए। वन लाइनर में सोना, गोल्ड, सोना, सोनभद्र की सोन पहाड़ी के अलावा देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सोना कहाँ मिलता है, सोनभद्र की सोन पहाड़ी और हरदी वाला क्षेत्र बताया था ना, हरदी। तो इसमें क्या कह रहा है, सोनभद्र की सोन पहाड़ी के अलावा शारदा और रामगंगा के नदियों के रेत में भी पाया जाता है। ये जो है सोनभद्र के सोन पहाड़ी के पास तो सोना मिलता ही है, साथ में जो शारदा है, ठीक है, शारदा नदी और जो है रामगंगा नदी, इनकी रेत से भी सोना मिलता है। समझ रहे हैं, इनकी रेत से भी सोना मिलता है। ठीक है, इसके बाद हीरा मुख्य रूप से बांदा में, लेकिन कुछ मात्रा में मिर्जापुर के जंगलों में भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में, दिमाग में रखना है। कभी अगर ऐसा दे दे कि कुछ मात्रा में हीरा यूपी में कहाँ पाया जाता है तो मिर्जापुर में। इसलिए पढ़ना हमको हर चीज़ जरूरी है। पायराइट्स इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पायराइट्स। इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किसी मूर्खों का सोना कहा जाता है। बताइए, पायराइट से दिया होगा, हीरा सोना अलग दिया होगा, तो अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या इसको लगा पाएंगे? कभी नहीं लगा पाएंगे। तो इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, फुल्स गोल्ड। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। मैं देखिए एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन धैर्य से पढ़ा करिए। कभी कभी ये भी कह सकता है ना कि किसे फुल्स गोल्ड कहा जाता है। फुल्स माने मूर्ख होता है ना, फूल माने मूर्ख होता है, तो फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना। अब बताइए, मूर्खों का सोना ना पूछ देगा फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, और लिखेगा कैसे? लिख देगा फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? बताइए, आप लोगों को नहीं पता होगा, क्या लगा के आप गलत कर देंगे ना। तो फुल्स गोल्ड का मतलब मूर्खों को सोना है, और यह जो है कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। हाँ, पायरेट्स कहाँ पाया जाता है? इसे मूर्खों को सोना भी कहते हैं, और सोनभद्र में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायस्पोर। अब डायस्पोर देखते हैं। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बताया है कि इसको उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। अब दोबारा रिपीट करिए, डायस्पोर हो गया, और एक किसको उत्पादन में यूपी का स्थान प्रथम है? एक डायस्पोर हो गया, एक क्या, कांच बालू। ठीक है, कांच बालू के उत्पादन में ही प्रथम स्थान पर। लेकिन जब कभी ओनली कांच आ जाएगा तो कांच के उत्पादन में यूपी का स्थान 8वां है। भूलिए वाला कैसे भूलेंगे? जब भी देखिए, एक बार एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में ज़रूर रिपीट मार लिया करिए। और जो PDF हम अपलोड करते हैं टेलीग्राम में, तो इसमें लिंक जो पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ कुछ भी जल्दी स्टार्ट होने वाली, जिसकी तैयारी अगर नहीं है तो उसकी तैयारी बहुत भयंकर हो जाने वाली है। ठीक है, और ये सब चीज़ें अभी तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो अभी आप लोग जुड़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे चलकर जो अगर बेंच लॉन्च करेंगे तो जो आज के स्टूडेंट हैं तो उनको तो ठीक है, मैं किसी भी हालत में कूपन कोड लगा के उन लोगों को जो है एडजस्ट कर देंगे। फिर जो नए बच्चे रहेंगे तो उनके लिए फिर यही होगा कि उनके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी जुड़ जाइए। जितने बच्चे जुड़ जाएंगे तो उनसे किसी प्रकार का अमाउंट नहीं लिया जाएगा। पूरी PDF पूरी चीज़ें आप लोगों को फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, तो डायस्पोर कहाँ है? तो डायस्पोर के उत्पादन में यूपी का स्थान प्रथम है। खनिज रैंकिंग देखते हैं, खनिज रैंकिंग। उत्तर प्रदेश खनिजों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है, क्या प्रथम श्रेणी का नहीं है, लेकिन मध्यम श्रेणी का रैंकिंग में, खनिज रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है मध्यम श्रेणी का राज्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब देखिए एमसीक्यू, जिस तरीके से मैं एमसीक्यू करवाता हूँ आपको पूरी यूट्यूब में कोई नहीं करवा सकता, मैं ये दावा कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि 4 के ऑप्शन मैं सेट करता हूँ, इस हिसाब से सेट करता हूँ कि आप चाहे यूपी पीसीएस का भी पेपर देने जाएंगे ना तो भी आपको अगर इनसे आने वाला है तो हलवा लगेगा पेपर। और ये छोटे मोटे एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल एस यूपी प्लस वगैरह का तो आप लोग नॉर्मली इससे जो है पढ़ के जाएंगे तो भी आप लोगों का हलवा लगेगा पेपर वहाँ पर। देखिए अब कोयला देखते हैं। कोयला का मैंने बताया था, कोयला के बारे में आप याद करिए। कोयला मैंने बताया था सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र, ठीक है, बहुत बार बार पूछता है ये, ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र। तांबा का बताया था, तांबा सोनराय क्षेत्र ललितपुर। तांबा कहाँ है? सोनराय क्षेत्र ललितपुर में पाया जाता है। सिल्का सैंड का मैंने बताया था, सिल्का सैंड जो कांच बालू है शंकरगढ़ क्षेत्र जो है, देखिए क्षेत्र लिखा ना, शंकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज। अब इसके बाद चूना पत्थर हमने बताया था आप लोगों को, चूना पत्थर कजराहट क्षेत्र सोनभद्र में। ये कौन सा है? कजराहट। गुरमा कनाच, गुरमा कनाच ऊपर मैंने पढ़ाया आप लोगों को, गुरमा कनाच और कजराहट क्षेत्र जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में, ठीक है। चलिए आशा है आप लोगों को सही होगा। अब इसको दोबारा दूसरे वाले का आप लोग अपने से मिलान करिए फटाक से, वीडियो पॉज करके मिलान करके देख लिया करिए क्या आपका सही हुआ है। फिर जब मैं बताऊं, देखिए जैसे मैंने इसको स्क्रॉल किया, फटाक से इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर चारों को मिलान करके अपने में लिख लीजिए नोट्स में कि ये मैंने लगाया। और जब मैं इसको बताऊं तो फिर उसको नोट डाउन कर लिया करिए कि हाँ जो है ये मेरा सही निकला। अब फिर कमेंट में बताइएगा कि अगर 10 क्वेश्चन न 15 क्वेश्चन तो सर मेरे इतने क्वेश्चन सही निकले। ये इतना करते चले जाएंगे तो आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और हर बच्चे से आगे निकलते चले जाएंगे, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए अब इसको करिए, हम बता रहे हैं। देखिए यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। ललित के पास यूरेनियम बहुत है। जब मैं रिपीट किया करूँ दिमाग में सुनते हुए रहा करिए, ललित के पास यूरेनियम बहुत है। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में। बांदा के लोग हीरा होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। सोना सोनभद्र में, सोन पहाड़ी, पता है सोन पहाड़ी से पढ़ाए थे। और हरदी, हरदी, ठीक है, सोन पहाड़ी और हरदी सोनभद्र में। और ग्रेफाइट जो है कहाँ? ग्रेफाइट हमारा हमीरपुर में। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? हमीरपुर, सबसे मुलायम पत्थर होता है। तो दो जो है 1 का 2 हो गया, और 2 का 1 हो गया, और 3 का 4 हो गया, और 4 का 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा जिसका बी सही हो तो उसका जो है, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाक्साइड का देख लेते हैं। तो बाक्साइड जो है मैंने बताया था कि जो है बाक्साइड बांदा और वाराणसी, बा से बाक्साइड, वा से बांदा, और बा की जगह वा कर लेंगे तो बा से बांदा वाराणसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बांदा और वाराणसी। डोलोमाइट का देखते हैं। डोलोमाइट का भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा? डोलोमाइट आप लोगों को सोनभद्र बारी क्षेत्र में, सोनभद्र बारी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद मैंने सेलखड़ी पढ़ाया था। सेलखड़ी कहाँ मिलेगी? झांसी और हमीरपुर में। सेलखड़ी कहाँ मिलेगी? झांसी और हमीरपुर में। एबस्टस मैंने पढ़ाया था कि मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो ये 2 हो गया, और 2 का 4 हो गया, और 3 का 1 हो गया, और 4 का 3 हो गया। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो ये का नंबर हमारा सही होगा। देखिए किसका सही है। अगर ये सही हो रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने क्लास बहुत धैर्य के साथ और अच्छे से देखा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई। तो राज्य खनिज निगम की स्थापना तो जब शुरुआत में देखेंगे तो राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। क्योंकि राज्य में खनिज निगम, निगम की स्थापना, निगम बाद में बने ना, निगम की स्थापना हुई, ठीक है। प्रथम खनिज नीति कब बनी थी? मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ाया था कि प्रथम खनिज नीति 1998, 1 नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि इसी नीति में ही उद्योग का दर्जा दिया गया था खनिज को। किसका दर्जा दिया गया था? उद्योग का। याद किया करिए जैसे मैं पढ़ाता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की। लोअर पीसेस भी देंगे, पीसेस भी देंगे, तो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रथम खनिज नीति हो गया 1998। अब नई खनिज नीति कब बनी थी? 2017 में। पढ़ाया था आप लोगों को 2017 में। खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में लखनऊ में। अब पूछ देगा कि खनिज निदेशालय कहाँ पर है, तो लखनऊ लगाएंगे ना आप लोग। लेकिन खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। तो कैसे याद करना है? एक खनिज निदेशालय जब बनेगा, निदेशालय पहले बना 1955 में, उसके बाद राज्य में खनिज निगम आए, निगम बाद में आए, ठीक है। जो जो नगर निगम वगैरह, इससे याद रखिएगा। तो निगम कब आए? 1974 में, 20 साल बाद। फिर प्रथम खनिज नीति 1998 में, 2000 के आसपास प्रथम खनिज नीति बनाई गई।
फिर नई खनिज नीति 2017 में आई, फिर और खनिज नीति आई हैं, वो करंट अफेयर में कवर करेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, ए का जो है 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, और सी का जो है 2 हो जाएगा, और डी का जो है 4 हो जाएगा। 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4। तो जो है ये ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, 3 1 2 4। जिसका भी सही हो तो बहुत अच्छी है आप लोगों की तैयारी। अगर सही हो रहा है इतनी क्लास के बाद तो समझिए कि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें क्लिक हो रही हैं, बैठ रही हैं। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा खनिज, क्या दिया, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के केवल ललितपुर में, यहाँ केवल हटा दीजिएगा, ठीक है, ये केवल हटा दीजिएगा। निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है, कौन सा खनिज ललितपुर जिले में पाया जाता है, तो कहाँ है, तांबा, रॉक फास्फेट, यूरेनियम। तांबा तो यहाँ मिलता ही है, ठीक है, सोनराई क्षेत्र में। रॉक फास्फेट भी मिलता है जिसका उपयोग कीटनाशक में होता है, और यूरेनियम तो जो है ललित को यूरेनियम बहुत पसंद है, तो ये यूरेनियम बहुत ज़्यादा उसके पास में है, ये मैंने पढ़ाया था। तो तीनों यहाँ पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नोट में क्या है कि यूरेनियम के सीमित भंडार केवल ललितपुर में पाए जाते हैं। सीमित भंडार जो यूरेनियम में जो है, यूरेनियम ओनली जो ललितपुर में पाया जाता है, और कोई चीज़ जो है मतलब यूरेनियम और कहीं नहीं पाया जाता, केवल ललितपुर में ही पाया जाता है। चलिए देखिएगा किसका सही है, डी नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं छठवां क्वेश्चन। इस छठवें क्वेश्चन में क्या है, देखिए छठवें क्वेश्चन में है एंडालुसाइट। एंडालुसाइट, एंडालुसाइट कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर में ही पाया जाता है, एकदम सही है। पायराइट कहाँ है, पायराइट जो है सोनभद्र में ही, एकदम सही है। डायस्पोर हमारा जो है, डायस्पोर झांसी अमीरपुर, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि डायस्पोर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डायस्पोर के उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है, यूपी का स्थान पहला है, याद रखिएगा, डायस्पोर के उत्पादन में, ठीक है। और ऊकर जो है, ऊकर को ही गेरू कहा जाता है, गेरू, जिसको पुताई में काम में लिया जाता है, ये बांदा में बहुत पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऊकर जो गेरू है लाल लाल कलर की होती है, ये जो है बांदा में पाई जाती है। डायस्पोर जो है, डायस्पोर हमारा हमीरपुर झांसी में पाया जाता है, और जो है पायराइट्स जो है सोनभद्र में पाया जाता है, पायराइट सोनभद्र में सही है। और एंडालुसाइड जो है, एंडालुसाइड मिर्जापुर में पाया जाता है। तो ये 1 2 3 4, जिसका भी सही होगा तो वो आप अपना जो है सही कर सकता है, ठीक है। चलिए ये नंबर का नंबर ऑप्शन सही हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासी मकवारी क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक, क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासी मकवारी क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हमारा कहाँ जाता है, पाया जाता है मिर्जापुर में पाया जाता है, नॉन प्लास्टिक। ये बहुत बार पूछा गया है, नॉन प्लास्टिक नाम से ही पूछता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, फायर क्ले के नाम से पूछता है, जो कि मिर्जापुर में पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इनका आंसर नहीं दिखाना है ताकि आप लोग अपने से लगाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति जो नई बनी थी 2017 में बनी थी, कब, उसमें क्या पूछ रहा, मुख्य लक्ष्य खनिज के क्षेत्र से, खनिज क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को कुल राजस्व को कितना प्रतिशत करना था। इनके कहने का ये मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 2017 बनाई गई थी, इसमें एक लक्ष्य रखा गया था जिसमें जो राजस्व प्राप्त होता है, जैसे भारत का पूरा राजस्व ये होता है, वैसे यूपी का पूरा राजस्व प्राप्त होता है। उस राजस्व में से हमको ये निर्धारित करना था कि हमको खनिज क्षेत्र से कितना राजस्व मिलेगा, कितना प्रतिशत राजस्व हमको अर्जित करना है। तो ये निर्धारित किया गया था 1.85 से 3% तक का। याद रखिएगा, करंट का भी क्वेश्चन बनेगा तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो क्या बोला है कि 2017 का मुख्य लक्ष्य ये था कि राजस्व में जो है, कुल राजस्व कितना प्रतिशत हमको खनिज से प्राप्त करना था, मिनरल से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे खनिज और उनके उपयोग। खनिज है, इस खनिज का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो उसको देखेंगे। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में, चूना पत्थर से क्या बनता है, सीमेंट ही नहीं बनती है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में हो गया। रॉक फास्फेट, जो रॉक फास्फेट है, इसका उपयोग होता है उर्वरक उद्योग में। सिल्का सैंड को मैंने बताया था कि इसको कांच बालू ही बोलते हैं, तो इसका उपयोग किस में होगा, कांच उद्योग में होगा, एकदम सही है। स्टीटाइट, जिसको सेल खड़ी बोला जाता है, जिसका उपयोग होता है विद्युत इंसुलेटर में, किसमें, विद्युत इंसुलेटर में। तो क्या सही हो जाएगा, 2 फिर 1 फिर 4 3, 2 1 4 3, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रेनाइट पट्टी, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या है कि किस जिले को ग्रेनाइट पट्टी, उत्तर प्रदेश के जिले को ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। उसको ग्रेनाइट पट्टी कहते हैं और स्लेट भी कहते हैं। किस जिले को? तो हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, उपरोक्त सभी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है ग्रेनाइट पट्टी के रूप में जाता है। तो जैसे अगर समझिए आप लोग कि ग्रेनाइट पट्टी के और स्लेट के रूप में किसको जानता है? बुंदेलखंड क्षेत्र को। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के ही जिले हैं हमीरपुर, महोबा, बांदा, ये तीनों जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं। तो ग्रेनाइट पट्टी के रूप में इनको ही जाना जाएगा ना, तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे समय सामयिकी करंट अफेयर। इस टॉपिक से जितना भी हमको करंट अफेयर बन सकता है, आप लोग 25 जगह से पढ़ाएंगे, कहीं आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, कहीं कुछ पढ़ाएंगे। अरे जिस टॉपिक से जो चीज़ रिलेटेड है उस टॉपिक से एग्जामिनर क्या करता है, करंट से रिलेटेड करके ही क्वेश्चन डालता है, जिससे बच्चों को 100% गलत हो जाते हैं। फिर कहेंगे कि मैं तो पूरा यूपी पढ़ के गया था तब भी मेरा गलत हो गया। तो जो टॉपिक पढ़ना है, मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आपको एक सीट पक्की हो। ठीक है, तो जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का करंट अफेयर मैं दूंगा उसी में नीचे, उसके साथ में उसके एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ताकि अगर वो देखिए अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं, क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं लेकिन इसके बाद भी नहीं हो पाता, उसका रीज़न यही है। बस ये करिए कि आप लोग मुझसे जुड़कर पढ़ते रहिए। ये मेरा वादा है कि ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जुड़ जाइएगा तो उसके बाद ज़्यादा फायदे में रहेंगे। नहीं, लास्ट में बैच लॉन्च होगा तो फिर बाद में जो है पेमेंट के द्वारा ही सारी चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ रही है, आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट निकाल कर दे रहे हैं। तो जो है चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली। देखिए ये क्या है, जिला फाउंडेशन का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला खनिज फाउंडेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मंडल जो है फाउंडेशन। ठीक है, DMF नियमावली 2025 एक नई नियमावली बनी है। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली बनी है 2025। इसमें क्या क्या चीज़ें इस नियमावली में देखते हैं हम लोग। सितंबर 2025 में यूपी कैबिनेट ने ठीक है, यूपी कैबिनेट ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तीसरा संशोधन किया है। नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। कहने का ये मतलब है कि जो है 2025 में यूपी का जो कैबिनेट है, इसने जो है DMF जो नियमावली है, जो जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली है, इसको जो है स्वीकृति दे दी है। मतलब ये है कि इसको पास कर दिया उन्होंने इस नियम को। अब उस नियम में क्या है ये हम देखते हैं। मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ समझिएगा कि इस नियम को उन्होंने पास कर दिया है। ये नियमावली बनाई गई थी, इस नियम को पास कर दिया है। अब इस नियम के अंदर क्या था, कैसे क्वेश्चन बनाता है उसको पढ़ते हैं। नियम क्या है, अब DMF फंड का जो जिला खनिज फाउंडेशन का जो फंड है, इस फंड का 70% हिस्सा सीधे खनन प्रभावित क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, खनन प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे कि पेयजल, कौन कौन सा, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण। कितनी कौन कौन सी चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं, इसको याद करिए। पेयजल हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण, पर्यावरण, ये 3 चीज़ों में 70% पैसा खर्च करेगी सरकार। ठीक है, इसके बाद जो 30% जो है पैसा जो है खर्च होगा, तो वो किस में खर्च होगा कि सड़क और सिंचाई पर होगा, सड़क और सिंचाई पर। तो कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है देखिएगा, वो पूछेगा DMF का कितना % हिस्सा जो है पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर खर्च करेगी। जो ये नियमावली बनी है, तो इस नियमावली के अनुसार 70% हिस्सा जो है पेयजल, जो भाई पीने का पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और पर्यावरण संरक्षण चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब खनिज का जो है वो होता है, उत्खनन होता है, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण होता है, जिसके अनुसार जो है चाहे पानी पर इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पहले बढ़ावा देने के लिए 70% हिस्सा जो है, जो ये फंड रहेगा, इस फंड का 70% हिस्सा जो है जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, समझिएगा जैसे कोई क्षेत्र है जहाँ पर जो है खनन होता है, ठीक है, तो वहाँ से भाई पैसा सरकार को वहीं से आ रहा है ना। तो जो जो फंड निर्धारित कर रही है सरकार, जो DMFF का जो है जिला खनिज फाउंडेशन, उस जिले में जो है खनिज के लिए जो है जो पैसा जाएगा, उसके लिए क्या करेगा, 70% पैसा वो सीधे उस क्षेत्र में जहाँ से खनिज निकाला जा रहा है, उस क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को में खर्च करेगी। ठीक है,
ताकि वहाँ का पर्यावरण सही रहे और शिक्षा वहाँ पर बच्चों को मिल सके, स्वास्थ्य पर खर्च करेगी और पेयजल पर 70% पैसा। इसके बाद जो 30% पैसा बचेगा उसमें वो काम क्या करेगी कि वो सड़क और सिंचाई का वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को समझाएगा। ये तो ये भी है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो करंट अफेयर रट के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। जो न्यू तैयारी करने वाले हैं तो उनको तो और नहीं समझ में आता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं खनिज राजस्व रिकॉर्ड। खनिज राजस्व रिकॉर्ड, खनिज राजस्व रिकॉर्ड में क्या है? खनिज राजस्व रिकॉर्ड में वृद्धि की गई है 2025-26 में। उसमें क्या तथ्य क्या है? वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरुआती महीनों मई 2025 तक ही यूपी सरकार को मुख्य खनिजों में 623 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एक फैक्ट है कि मई 2025 तक ही 623 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ खनिज से। समझिए कितना अमाउंट जो है इससे जो है बनता है, कितना फायदा होता है, आप समझिए। मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में योगदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ये चीज कहा है कि जो खनन वाले क्षेत्र हैं उनके माध्यम से हमको हमारी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। बात समझ रहे हैं कि उनसे जो है, जो खनन क्षेत्र हैं उनसे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाकर जो है $1 ट्रिलियन का बनाना है। समझिए बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? आगे है हमारा अवैध खनन पर माइन सर्विलांस सिस्टम। ये याद रखिएगा, MSS, इसको बोलते हैं माइन, ठीक है, और सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, तो माइन सर्विलांस सिस्टम ये क्या चीज़ है? अवैध खनन के लिए बनाया गया है। तो पहली बात तो यही लाइन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो माइन सर्विलांस सिस्टम किसके लिए बनाया गया है। तो माइन का मतलब जो है माइन से याद रखिएगा, ठीक है, और सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, तो इससे जब आप लोग याद रखेंगे तो क्या है? अवैध खनन। ठीक है, तो आ जाएगा कि माइन सर्विलांस सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? तो अवैध खनन के लिए बनाया गया है। इसमें तकनीकी क्या यूज करेंगे? इसमें कौन सी तकनीकी यूज करेंगे? उत्तर प्रदेश के सभी खनन जिलों में जो जहाँ जो है जिन जिन जिलों में खनन होता है, ठीक है, तो उन जिलों में 100% माइन सर्विलांस सिस्टम लागू कर दिया गया। 100% माइन सर्विलांस सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अवैध खनन को रोकने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? माइन सर्विलांस सिस्टम एक मैं तरीका समझा रहा हूँ आप लोग कैसे समझना है। माइन सर्विलांस सिस्टम, जैसे आप लोग देखे होंगे किसी का मोबाइल खो जाता है तो आप लोग ये सुने होंगे कि ये जो है सर्विलांस पे लगवा दीजिए, सिम को सर्विलांस पे लगवा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा कि कहाँ पर है लोकेशन ट्रैक होगा तो मिल जाएगा। आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो सर्विलांस सिस्टम का मतलब ये है कि माइन सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है जिसके अनुसार पर निगरानी की जाएगी। क्या की जाएगी? वहाँ निगरानी की जाएगी कि कहाँ पर कितना खनन हो रहा है, कोई अवैध खनन तो नहीं हो रहा है। ये जो है ऊपर सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा, जिससे पूरा फोकस कर करके देखा जा सकता है कहीं गलत खनन तो नहीं हो रहा है। कोई जंगल में है, वहाँ खनन चल रहा है, वहाँ तक व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहे हैं। समझिए बात को। तो सैटेलाइट ड्रोन के तकनीकी के आधार पर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन 100% बन सकता है कि माइन सर्विलांस सिस्टम किसके लिए है? तो अवैध खनन को रोकने के लिए। क्या के लिए? अवैध खनन को रोकने के लिए माइन सर्विलांस सिस्टम को लागू किया गया है। और इसमें क्या क्या यूज होगा? ड्रोन और सैटेलाइट। अब चौथा देखते हैं, सोनभद्र स्वर्ण भंडार। सोनभद्र में जो है क्या स्वर्ण भंडार है, ठीक है। इसमें क्या अपडेट है? GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सोनभद्र के हरदी ब्लॉक में, कहाँ पर, मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि सोन की जो है सोन ब्लॉक या हरदी ब्लॉक, तो हरदी ब्लॉक में सोने के भंडार की पुष्टि की है। हालांकि इसकी मात्रा को लेकर शोध जारी है, लेकिन सोनभद्र को अब खनिजों के मामले में एनर्जी हब के साथ साथ स्वर्ण क्षेत्र के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन में अगर ये डाल दिया एग्जामिनर कि जो है खनिजों के मामले में एनर्जी हब के रूप में या स्वर्ण क्षेत्र के रूप में किस जो है जिले को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जब सोने का मामला आ जाएगा तो सोने के मामले में, एनर्जी के मामले में, दोनों में सोनभद्र ही आगे है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेशनल जो है अब क्या है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। याद रखिएगा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025
इसमें क्या है, यूपी के संदर्भ केंद्र सरकार के इस मिशन के तहत ललितपुर, जहाँ पर यूरेनियम और तांबा मिलता है, ललितपुर में क्या मिलता है, यूरेनियम और तांबा मिलता है, ललितपुर और सोनभद्र के रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण की को गति दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत, इसके तहत केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार ये कर रही है कि केंद्र सरकार इसके तहत ललितपुर और सोनभद्र कि जो स्ट्रेटेजिक खनिज हैं उनके एक्सप्लोरेशन में को गति दी जा रही है। मतलब ये होता है कि जो मेन खनिज हैं उनके एक्सप्लोरेशन में जो क्या कहते हैं अन्वेषण में गति दी जा रही है, उसकी जो है गति बढ़ाई जा रही है कि उसमें वो कार्य तेजी से हो सके, ये मतलब है उसका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके एमसीक्यू देख लेते हैं कि इनसे एमसीक्यू बन कैसे सकता है। भाई 10 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाने में 10 आप लोगों को 50-50 मिनट की क्लास देते हैं, यहाँ पूरा करवा रहे हैं और साथ में आप लोग करंट अफेयर भी दे रहे हैं और डबल ट्रिपल बार भी दे रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं साथ में। तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, उसमें आप लोगों का हाथ टिपना है तो कम से कम ये होता है कि पसंद आया। कमेंट में बताइए, कमेंट में कैसी क्लास लगी, क्या सारी चीज़ें कवर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, और क्वेश्चन को ये जरूर बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। चलिए इनको भी अब करते हैं, इनको भी अब हम स्क्रॉल करके पहले आप लोगों को इस हिसाब से करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो हाल ही में किस जिले में खनन की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग हुआ है, तो ड्रोन तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग किस में हुआ है, खनन की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीकी का, बता ना कि ड्रोन तकनीकी का उपयोग कहाँ हुआ, सोनभद्र और सहारनपुर में, जिसमें आप लोगों को सोनभद्र को याद रखना है। ठीक है, सर्वेलांस सिस्टम लागू हुआ ना यहाँ पर, आप लोग ऊपर पढ़ाएं हम लोग। ठीक है, इसके बाद यूपी के जिले में सोनराई क्षेत्र तांबे खनन के लिए चर्चा रहा है। ठीक है, यूपी के जिले में सोनराई क्षेत्र तांबे खनन के लिए चर्चा में रहा। अब देखिए जब ये चर्चा में रहा है कोई चीज़ वर्तमान में, सोनराई क्षेत्र चर्चा में रहा है, तो आप लोग ये 100% समझा करिए, जब ये चीज़ चर्चा में रही है ना तो इससे क्वेश्चन 100% बन सकता है। जब ये चीज़ चर्चा में रही है तो यूपी में सोनराई क्षेत्र का हमेशा याद रखिए, किस क्षेत्र किसके लिए, तांबे के लिए। ऐसे याद रखिएगा कि आ जाएगा तांबा यूपी में कहाँ पाया जाता है, सोनराई अगर लिखा हो फट से आप लोग मार के आइएगा, और अगर ललितपुर लिखा हो तो भी मार के आइएगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% उम्मीद है। अब क्या है, राज्य खनिज तत्परता सूचकांक। ठीक है, SMRI 2025 में यूपी की स्थिति क्या है, यूपी ने पारदर्शी, इसमें क्या कर रहा है, जो सूचकांक राज्य खनिज तत्परता सूचकांक है, इसमें यूपी की स्थिति क्या है। देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यूपी ने पारदर्शिता और डिजिटल माइनिंग में शीर्ष राज्यों में जगह हासिल की है। मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के आधार पर काम हो रहा है और डिजिटल माइनिंग हो रहा है, डिजिटल जो है निगरानी रखी जा रही है, डिजिटल माइनिंग में शीर्ष राज्यों में जो है जगह बनाई है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। व्याख्या, अब इसमें देखते हैं प्रयागराज के शंकरगढ़ क्या है, प्रयागराज के शंकरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के कारण यूपी कांच बालू के भाई यूपी के जो है प्रयागराज के शंकरगढ़ में और आसपास जो चित्रकूट वाला एरिया है वहाँ पर कांच बालू बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यूपी कांच बालू के मामले में देश के पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और दे रहा है, देखिए अब ये क्या चीज़ बोल रहा है कि हालिया का मतलब यहाँ पर हाल ही में जिला खनिज फाउंडेशन, जो जिला खनिज फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, नियमावली 2025 के अनुसार फंड का कितना प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करेगा। बताया था ना अपन, जब भी स्वास्थ्य पर आ जाए, स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल, बताया था ना आप लोगों का, तो स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल पर आ जाए तो स्वास्थ्य सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति वहाँ ठहरेगा ही कैसे, मर जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए 70% पैसा जो ये जो है फंड खर्च होगा, 70% फंड खर्च होगा। और सड़क के लिए कितना बताया था आप लोगों को मैंने कि सड़क सिंचाई के लिए 30% ओनली। तो स्वास्थ्य को मोस्ट दायरा रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के जिले में हरदी ब्लॉक स्थित है। क्या है, हरदी ब्लॉक स्थित है जहाँ हाल ही में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई। बताइए, अगर आप लोग क्वेश्चन डालेगा तो जरूरी है कि जो है थ्योरी से वैसे डालेगा। बताइए, है तो वहीं से ही क्वेश्चन लेकिन है करंट से ही। अब बताइए, अगर आप लोग हरदी ब्लॉक नहीं पढ़ रहेंगे, खाली सोनभद्र पढ़ रहेंगे, सोना पाया जाता है, आप नहीं लगा पाएंगे। आप लोगों को लगे कितना अंदर से दे दिया है,
लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आप लोगों की तैयारी इस तरीके से करवाएंगे, जिम्मेदारी है मेरी कि आप लोग अगर देख रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो ऐसा टॉपिक दूं, इस तरीके का कंटेंट दूं कि आप लोगों को बस वहाँ एग्जाम में फंसा मिले बस। उत्तर प्रदेश के जिले में हरदी ब्लॉक स्थित है, जहाँ हाल ही में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई है। जब हाल ही में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई, ये कहाँ स्थित हरदी ब्लॉक? सोनभद्र में है, और सोन पहाड़ी भी सोनभद्र में है। यहाँ पर भी तो सोना पाया जाता है ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है केपी मिशन सिलेक्शन, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग उससे जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे जुड़ जाइएगा। देखिए, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि जो पहले 100 बच्चे हमारे टेलीग्राम का रहेंगे, उनको तो जो है फ्री में एंट्री है कि आप लोग फ्री में जाकर जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, मैडम जी भी आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, और मैं जो है स्पेशल थ्योरी के साथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो 100 बच्चों तक के लिए है। 100 बच्चे पहले, जो 100 बच्चे रहेंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 100 बच्चे के बाद जो भी व्यक्ति एंट्री लेंगे, तो उनकी फ़ीस जो है 99 रुपये रखेंगी, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बहुत मेहनत पड़ती है, और ऐसा कंटेंट है कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।